बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं कंबर जैदी। बशारत राजा हमारे साथ मौजूद हैं। आज के व्लॉग में एक तो पहले अच्छी खबर आपको ये सुनाएंगे कि तरमीम तो बढ़ गई है अभी फ़िलहाल के लिए। मौलाना साहब कल माने नहीं। हमने कल रात आपको बताया था कि इतना आसान नहीं है कि मौलाना इसमें माने, और कल रात मौलाना आए। पार्लियामेंट का इजलास इंतहाई मुख्तसर हुआ और आज भी तरमीम होने के कोई चांसेस नहीं है। रिसेंटली जो बात हुई है 8-10 दिन बताया जा रहा है, लेकिन तरमीम का मुसविदा जो है 24 पेजों का वो हमारे पास आ गया है। डिटेल से स्टडी किया है। इस व्लॉग में आपको आसान करके बताएंगे कि बेसिकली तरमीम आ क्या रही थी, कितनी ड्रैकोनियन तरमीम थी, और इस तरमीम के जरिए रातों रात क्या वारदात डाली जा रही थी। ये जो मुसविदा शेयर नहीं कर रहे थे और हमारे वजीर कानून कहते हैं मुझे भी रात मिला है, तो ये बात तो यकीनी है कि ये मुसविदा कहीं और तैयार किया गया है और सिर्फ पार्लियामेंट में इससे मोहर लगानी थी, ठप्पा लगाना था। लेकिन आप एक एक शिक जब सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें क्या कुछ किया जा रहा था, रातों रात बारीक वारदात क्या डाली जा रही थी। राज साहब, मैं जल्दी से इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले नाज़रीन, जो ये 15 मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, डायसेक्शन हमने इसका किया है। इन 15 पॉइंट्स में सबसे पहले आर्टिकल 111 को देख लेते हैं। इसमें तरमीम की जा रही थी। इसमें पहले आर्टिकल 17 को देख लेते हैं। आर्टिकल 17 होते हैं नाज़रीन जो राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, और ये जो है बुनियादी हक है जो कि आइन में दिया गया है, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नाज़रीन जब खत्म करना होता है तो विफाकी हुकूमत एक रेफरेंस भेजती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पर कार्रवाई करता है। लेकिन अब जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोड इस तरमीम के जरिए बनाई जा रही थी, और उसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म करने का इख्तियार उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस को दे दिया गया था। और यानी विफाकी हुकूमत कोई रेफरेंस भेजेगी तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो इस पर अमल दरामद करेगी। तो ये पीटीआई को टारगेट किया जा सकता था, किसी भी ऐसी पार्टी को, सियासी पार्टी को टारगेट किया जा सकता था जो कि उस टाइम स्टैब्लिशमेंट का साथ ना दे रही हो। फिर जो दूसरी तरमीम जो की गई है और हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो ये है कि इसका जो प्रोसीजर है, जो जजेस की अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशनल की, वो बड़ा आप ऐसा कह सकते हैं कि उसमें बड़े सवालात उठते हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो है उसके विद कंसल्टेशन विद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसके चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है, और फिर उसकी अपॉइंटमेंट के बाद जो दीगर जजेस की अपॉइंटमेंट होगी वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन कंसल्टेशन विद जो चीफ जस्टिस होंगे उसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के उनकी मर्जी से होगी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का हुकूमत का ये प्रोग्राम ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए जो जजेस की रिटायरमेंट एज है उसको 65 से बढ़ाकर 68 किया जाए, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि राइट नाउ काजी फाइज हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया जाए। उनकी उम्र 68 की कर दी जाए, उस तरह उनको एक्सटेंशन भी मिल जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो है वो चीफ जस्टिस भी बन जाएंगे और उनके जरिए ये तमाम फिर सारे काम कराए जाएं। और जो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीका कार है उसमें भी नाज़रीन बड़ी हद तक हम ये कहते हैं कि जब आप की जजेस बन ही जो है वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के उससे रहे होंगे, तो उसमें जो आंसर आता है कि अगर राइट नाउ अगर पीडीएम की हुकूमत है तो वो अपना चीफ जस्टिस लाने की कोशिश करेगी। फिर आर्टिकल 63 है नाज़रीन जिसमें जस्टिस मुनीब का फैसला था कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होगी, और जो कोई भी अपनी पार्लियामेंट्री डायरेक्शंस के खिलाफ, पार्टी की डायरेक्शंस के खिलाफ वोट देगा वो 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है। और इस बेस पे हम ये कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ के अरकान जो है वो किसी और को वोट नहीं डाल सकते क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आर्टिकल 63A में तरमीम करके इन्होंने कहा कि कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, उसका वोट काउंट होगा। बज़ाहिर अगर पार्लियामेंट्री पार्टी डायरेक्शंस इसके मुतरादिफ ही क्यों ना हो उसका वोट काउंट होगा, तो इसका असर जाहिर कर दिया जाना था, बजाय इसके कि अपील में ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आता। फिर 68 की बात करते हैं, आर्टिकल 68 की। 68 की बात में यह है कि पार्लियामेंट के अंदर जो जजेस पर के हवाले से तकरीर होती है, उनका कंडक्ट होता है, वो डिस्कस नहीं किया जा सकता कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। लेकिन अब ये इसमें तरमीम की जा रही थी कि उनके कंडक्ट को भी डिस्कस किया जाएगा, और जजेस पर जो है पार्लियामेंट्री अटैक्स भी होंगे, एमएनएस की जानिब से अटैक किए जाएंगे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जा रहा था। फिर आर्टिकल 111 की बात करते हैं नाज़रीन। इसके तहत कोई भी सीएम का एडवाइजर है जिसे लगाया गया है सीएम की जानिब से, वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को देख सकता है, उसमें हिस्सा ले सकता है। अब तक ये होता था राज साहब के जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं या फिर
काबीना की प्रोसीडिंग्स हैं, इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि एडवाइजर्स इनका पार्ट नहीं हो सकते थे, लेकिन इस तरमीम के तहत ये भी होने जा रहा था। और फिर अगर बात की जाए कि जजेस के कंडक्ट की, तो वो भी पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होना था। फिर हम राज साहब आर्टिकल 175 की बात करते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन, ये वो आर्टिकल है जिसके जरिए मेन वारदात डाली जा रही थी। इसके जरिए ये था कि 8 फरवरी की जो इलेक्शन में धांधली का केस है, ये उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ट्रांसफर हो जाना था, जिसका चीफ जस्टिस को सदर पाकिस्तान की मंजूरी और वजीर आजम पाकिस्तान की मंजूरी से लगाया जाना था, जिसके जजेस की अपॉइंटमेंट सदर पाकिस्तान की मंजूरी और वजीर आजम और फिर चीफ जस्टिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की मंजूरी से होनी थी। तो उनको 8 फरवरी का केस ट्रांसफर हो जाता और इस तरह सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह के पास गेंद जाती और वो डिसाइड हो जाता। तो आर्टिकल 175 में ये जो है तरमीम की जा रही थी। फिर हम नेक्स्ट तरमीम का आपको बताते हैं कि जो ट्रांसफर ऑफ जजेस है, ये एक बड़ा अहम नुक्ता है राज साहब, जो ट्रांसफर ऑफ जजेस का, यानी अगर किसी ने हाई कोर्ट के जज ने आपके खिलाफ सही फैसला, दुरुस्त फैसला नहीं दिया है, तो आप उसको उठा के किसी दूसरे सूबे में डाल देंगे। यानी इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं, उनके पास ये इख्तियार होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ जस्टिस हैं उनके साथ मिलकर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर, यानी बाबर सत्तार ने एक फैसला दुरुस्त नहीं, उनके मुताबिक दुरुस्त नहीं दिया है, उसे इस्लामाबाद से उठाया और फुजदार डाल दिया, फुजदार क्लास डाल दिया, जहाँ तो ये मर्जी और मंशा हो वहाँ सरकारी अफसरों की तरह इनकी ट्रांसफर का ये डाला गया था। और फिर प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट का नाज़रीन बड़ा मामला है, जिसमें प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट इन्होंने अपने हाथ में कर लिया था। अभी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है, फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस को, जिसकी अपॉइंटमेंट इन्होंने करनी थी, उसको डाल दिया गया था। फिर रिटायरमेंट की एज नाज़रीन 65 से लेकर 68 तक कर दी गई थी, और वो 68 की जो एज है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की मरूने मिन्नत थी, जिस पे मौलाना ने एतराज़ किया। फिर आर्टिकल 184(3) को देखें तो नाज़रीन ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, ये पावर्स जो है वो ट्रांसफर हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को। आर्टिकल 184(3) सू मोटो का इख्तियार होता है, सुप्रीम कोर्ट का अपना इख्तियार है 1 सू मोटो का, बल्कि उसके अलावा 187 को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर रहा था। अच्छा, ये जो आपने कमर जैदी साहब ये जो सारा कुछ नाज़रीन को बताया, मैं आपको बताऊं नाज़रीन, मुख्तसर सी बात है जी, एक ही बात है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये असल में ये आइनी तरमीम नहीं ला रही थी, ये आहनी तरमीम ला रही थी, और इसका ड्राफ्ट किसी हमारे सिविलियन किसी आइनी एक्सपर्ट ने तैयार नहीं किया। मेरे ख्याल में जो मैं समझ सका और जो मैंने पढ़ा है, ये आहनी एक्सपर्ट ने तैयार किया है, और मैं समझता हूँ कि ये लोहे के पिंजरे में तैयार किया गया। ये जो ड्राफ्ट है, मसवदा जिसे कहते हैं, ये वहाँ तैयार किया गया, और इसका कुली मकसूद ये है जो इसकी आईनी अमेंडमेंट लाने का, कि पाकिस्तान की आवाम जो 25 करोड़ आवाम है, इसको आप कीड़े मकोड़े बना लें, सांस लेने पर पाबंदी लग जाए। अब जिस तरह आपने ये बताया कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को जो आईनी अदालत, भाई ये सुप्रीम कोर्ट को सरे से ही खत्म करके उसकी मदद करना था। सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है कि 184(3) का आपको इख्तियार मिला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, अगर वो इख्तियार ही छीन के किसी दूसरी अदालत को दे देंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करने बैठी है? सुप्रीम कोर्ट को भाई, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इसका इख्तियार उन्होंने इससे टोटली खत्म करके आईनी अदालत को देना था। बनाने वाली बात नहीं, बल्कि ये यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ना जजेस, ये मिट्टी खाने वाले सांप बन गए। अब ठीक है, मिट्टी खाई जाओ जनाब, कीड़े मिट्टी खाने वाले खाई जाओ जनाब, कुछ ना करो। इनको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने बेख्तियार करना था, और आईनी अदालत जिसके सरबराह जनाब इन्होंने बनाया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को, और वहाँ से मन मर्जी के मुताबिक जो हमारे बड़े ही हम कहते हैं कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट के जिस तरह के ही, उसके मुताबिक उनके फैसले कुली तौर पर, ये जिस तरह कमर ज़ैदी ने बताया कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का एक तरीकाकार होता है। वो तरीकाकार ये है कि पहले वो कैबिनेट उसकी मंजूरी देती है, फिर फेडरल गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत रेफरेंस भेजती है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला करता है, तमाम हक़ाइक़ को मलूज़े खातिर रखते हुए उस पर मुकम्मल तौर पर उस पर समाअत होती है, दलाइल दिए जाते हैं। ये यहाँ सुप्रीम कोर्ट से लेकर वो मुकम्मल तौर पर आईनी अदालत को सुपुर्द करना चाह रहे थे, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन मैं समझता हूँ ये जब आईन यार किसी भी सियासी जमात को, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला नहीं था, लेकिन जब ये मसवदा, कल मैं समझता हूँ कि जब ये मसवदा मियां नवाज शरीफ साहब इस उन तक मसवदा नहीं पहुँचा था, जब ये कल मसवदा, कितनी शर्म की बात है कि आज़म नज़ीर तारड़
जो वजीर कानून है वो मसवदा तो उन्हें तैयार करना चाहिए था। वो कहते हैं कि मुबारक हो जी मुझे मसवदा मिल गया। मैं थू है यार ऐसी जो वजारत कानून पर, थू है ऐसी जमहूरियत पर, ये शर्म का मकाम है आपको। और ये बात करते हुए जब उन्होंने ब्रीफ किया, यार मेरी बात सुने, बात कंप्लीट होने दे, मेरी जो इतलात है, उन्होंने जब ब्रीफ किया नवाज शरीफ साहब को, तो नवाज शरीफ के माथे पर पसीना आ गया कि यार ये क्या हो रहा है। नवाज शरीफ साहब ने कोई बात ही नहीं की। बस सियासी तो है ना वो नवाज शरीफ, यार 50 साल हो गए नवाज शरीफ को सियासत करते हुए। वो इतना भी तो समझते हैं कि यार ये जाल बुना जा रहा है, इसमें तो कल हम भी फंस सकते हैं। वो वहां से निकले और चुपके से वो लाहौर चले गए। और इसका क्रेडिट मैं समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान, यार उन्होंने भी सियासत की, उन्होंने बाल वैसे धूप में सफेद नहीं की है। अब ये जो क्या ये सारी सियासी जमातों ने, सारी सियासी जमात क्या यार, मोहसिन नकवी साहब इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब, तो आप ये समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ हाथ किया इन सियासी जमातों ने? एस्टैब्लिशमेंट के साथ हाथ नहीं किया बस सियासी जमातों ने अपनी सियासत बचाई यार, अपनी सियासी जमातें बचाई है। उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को बचाया सियासी जमातों ने। एस्टैब्लिशमेंट की हमेशा से मर्जी यही होती है कि कुछ चलते हैं आप आवाम को, उनके जो फंडामेंटल राइट्स है उन्हें रोंद डालें। ये तो एस्टैब्लिशमेंट तो ऐसी करती है ना, जर्नैल तो ऐसे ही करते हैं ना। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो आपके लिए शेख मैंने स्पेशली निकाल के रखी है कि चीफ इलेक्शन कमीशन अगर उसकी जो है एक्सपायर हो गई डेट, यानी एक मुद्दत पूरी कर ली, तो उसे रीअपॉइंट कर दिया जाएगा। ये आईनी तरमीम की जा रही है, उसे रीअपॉइंट कर दिया और उसे कंटिन्यूटी रखी जाए जनाब, जब तक तू तेरा दिल है ना करता रहे। और हम कहें तू ठप्पे लगा फॉर्म 45 को 47 में, अच्छा ऐसा नहीं होता भाई मेरे। अच्छा, ये नहीं चलेगा यहाँ पर। अच्छा, फिर इन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देने के लिए क्या किया नाज़रीन, इन्होंने 239 में अमेंडमेंट की। 239 ये था कि आईनी तरमीम को ना ही किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया जा सकता है, इवन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो कि ये बनाने जा रहे हैं, ना सुप्रीम कोर्ट पे, ना हाई कोर्ट में, ना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। एक दफा बन गई तो बस बन गई, कहीं पे चैलेंज नहीं। यार ये मैं समझता हूँ कि ये कोशिश की कि नए सिरे से आइन जो है ना उसको लिखा जाए, रीराइट किया जाए। वो 73 का 73 का आइन को इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया, बुलडोज कर दिया था। ये नए सिरे से इन्होंने लिखने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला का करम हुआ यार कि मैं समझता हूँ कि सियासी जमातें, उनके लीडरान ने इसको समझा। जब ब्रीफ किया उनके आईनी वकला ने, उनके आईनी एक्सपर्ट ने जो माहिर हैं, तो फिर उनकी समझ में आया कि यार ये तो हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। और जिसकी वजह से ये मैं हैरान हूँ इस बात पर भी कि ये जो नवाज शरीफ चला, फिर भी मैं नवाज शरीफ का शरीयत नाकद हूँ यार, लेकिन जो अच्छा काम करे उसकी तहसीन भी करनी चाहिए। ये जो उनके भाड़े के टट्टू है ना, ये जो अरफान सिद्दीकी साहब और ये दूसरे तीसरे लोग, इन्हें भी समझना चाहिए कि इनके साथ कल क्या हो रहा था। और आज ये वोट चाटने के लिए वहां पर जो है दौड़ लगाई हुई है। एक वो सियालकोट का जुगतबाज जो जिसे वज़ीर दफा कहते हैं, वोट गले में लटका कर जो है ना अब्बू हमें बचा लो। और यार आपकी सियासत खत्म हो गई है, अब छोड़े जान, 80 साल के बाबे हो गए आप और अभी भी वोट गले में लटका कर फिर रहे हैं। इस कौम को जीने दें यार। ये नौजवान आपको नहीं पसंद करते तो आप क्यों इन्हें जबरदस्ती जो है ना वो अपने साथ नथी कर रहे हैं? ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग और चीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कंटोनमेंट में जो टैक्स कलेक्शन था वो अब आर्मी करेगी। इस अमेंडमेंट के जरिए जो टैक्स कलेक्शन था पहले फेडरल हुकूमत करती थी, और उसके हवाले से केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आए थे। तो उस टाइम इनकी जानिब से ये इजहार किया गया था कि कंटोनमेंट का एरिया तो हमारा एरिया है, उसमें कमर्शियल सरगर्मियां यार अभी टैक्स हवाले से चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने जो है ना अभी फैसला दिया था। लेकिन इस मौके पर मैं समझता हूँ कि हमारे जो चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब है ना, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने काजी मुनीर की जगह आपने काजी मुनीर का नंबर ले लिया, वो आज दूसरे नंबर पर है। आपके होते हुए ये सारा कुछ हो रहा था और आपको ऑन बोर्ड लिया गया, उसके बावजूद आपने इन्हें खुली छूट दी कि ये करें। चीफ जस्टिस साहब, तारीख में इंसान वही जिंदगी मौत का पता नहीं होता है। अगर आप सच के साथ खड़े होते ना, आइन के साथ खड़े होते ना, तो कल तारीख आपको याद रखेगी। आप अपने तारीख जो भी आज जब से अपना हल्फ उठाया उस वक्त से लेकर आप देखें जरा गिरबान में जानकर कि आपने क्या किया है, कौन से फैसले ऐसे किए हैं जो अवाम की मर्जी और मंशा के मुताबिक हो, जो आइन की मर्जी और मंशा के मुताबिक हो। वो बल्ला छीनने का फैसला हो, वो आरओ का फैसला हो, वो लेवल प्लेइंग फील्ड का फैसला हो, वो फौजी अदालतों के हवाले से फैसला हो, और वो फैसला जो है वो आपने आइन की मर्जी की और मंशा के खिलाफ किया है, जिसकी वजह से ये सारा मुल्क में अदम इस्तेकाम पैदा हुआ है। तो 13 जनवरी को आप फिर वो फैसला ना करते बल्ला छीनने का, तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि ये सारा कुछ हो। आइन को ये जो पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को जो इसको एक पिंजरे में बंद करने के हवाले से ये जो आइनी तरमीम लाई जा रही है ना, इसका सबका
कारण और इसका सब का कारण जो है वो आप है। नाज़रीन, अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि हुकूमत ने कहा कि हमें 8-10 दिन दें, हम लोगों को मनाते हैं, लोगों के साथ ये ड्राफ्ट शेयर करते हैं, इस पर हम बातचीत करते हैं और उसके बाद ये तरमीम मंजूर मेरी बात कराएंगे। सुने कमर, लेकिन अभी ये जो है ना, मैंने देखिए बदनीति पर बनाया गया कोई मनसूबा कामयाब नहीं होता। मैंने 3-4 दिन पहले मैंने एक्टिवेट किया था कि जो मर्जी ये कर ले, 26 अक्टूबर को इंशाल्लाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर शाह होंगे और मैं आज ये खबर देता हूं कि ये आईनी अमेंडमेंट का ये बिल कभी पास नहीं होगा। राजा साहब ने अपनी राय का इजहार किया, अपनी खबर बताई, इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की और वीलॉग में अपना तज्जिया भी दिया। नाज़रीन, ये तमाम अमेंडमेंट्स आपको बताने का मकसद ये था कि आपको एक पता हो कि एटलीस्ट करने क्या ये लोग जा रहे थे, क्यों छुपा रहे थे आप लोगों से ये अमेंडमेंट, क्यों ज़रूरी था इनके लिए मुसव्विदा ना देना, और क्या वजीर कानून को रात गए ये मुसव्विदा कहीं से आया। क्योंकि अली ज़फ़र साहब ये बताते हैं कि कमेटी मीटिंग्स में जब हमने इनसे मुसव्विदा मांगा तो ये हमारी मिन्नतें तरलों पर उतर आए कि आप बस हाँ मंजूरी दे दें, मुसव्विदा आपको नहीं मिलेगा। मौलाना फजलुर रहमान के जो लीडर हैं मौलाना गफूर हैदरी, वो रात गए तक कहते रहे हमसे मुसव्विदा शेयर ही नहीं किया। वो तो मुसव्विदा अब हमारे पास आया, हमने 24 पेजेस पढ़े हैं तो पता लगा है। एक और खबर जो आई है वो ये आई है कि डिफरेंट वो जो ने अपने मोहसिन नकवी साहब जो बेचारे ठीक से चल भी नहीं सकते, जिनकी कोई चाल भी अजीबो गरीब किस्म की है यार। वो कभी किसी को कहते कि ये मसौदा है, कभी किसी को कहते ये, अच्छा वो मुख्तलिफ किस्म के मसौदे तकसीम करते रहे। यार मोहसिन नकवी साहब, आपका वक्त गुजर चुका है, अब ये क्यों कर रहे हैं? अब क्यों पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को, जो मुल्क के 70% नौजवान इस मुल्क की आबादी के, उनके साथ ये खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? ये ना करें, तारीख आपको माफ नहीं करेगी। तो राज साहब, ये जो अमेंडमेंट्स थी ये ड्रैकोनियन अमेंडमेंट्स हम इनको कह सकते हैं, काला कानून, जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर्स को खत्म करने के ये मुतरादिफ हैं और एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो बनेगी उससे मर्जी के फैसले लेने के हवाले से है। और इसकी किसकी खुशी दरकार है ये हम दोनों को पता है, आप लोगों को भी पता है। तो इस वजह से हमने ये तमाम चीज़ें खोलकर आपके सामने रख दी हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। बेल का आइकन जरूर दबाएं। कंबर जैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।